बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई खौफनाक सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प, खौफनाक और सच्ची कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मस्कान रोते हुए बोली। देखो मस्कान, प्लीज तुम रो नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है। श्याम परेशानी से बोला। अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है तो मुझे इस तरह अजियत ना देते, मुझे मेरे घर से यूं उठाकर ना लाते। मस्कान ने नफरत भरी नजर उस पर डाली और उसकी नजर से खाइफ होकर वो उठकर बाहर चला गया। मुसलसल 3 दिन से ऐसा ही कर रहा था। वो पहले उसे प्यार से बहलाता समझाता, लेकिन जैसे ही उसके लहजे में अपने लिए नफरत देखता, किसी सवाल का जवाब दिए बगैर वो चला जाता। शायद उसे मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत चाहिए थी, ना कि नफरत। लो खाना खा लो, तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। रात को शाम खाना लेकर आया तो वो दीवार के साथ टेक लगाए चुपचाप बैठी छत को घूर रही थी। उसकी यह हालत देखकर शाम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया, लेकिन वो भी क्या करता, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर था, छोड़ भी नहीं सकता था। सो कुछ और कहे बगैर खाना उसके सामने रख दिया। और मैं तुम्हें 3 दिन से कह रही हूँ, मुझे खाना नहीं खाना जब तक तुम मुझे मेरे घर नहीं छोड़कर आओगे। वो हठ दर्मी से बोली। जब तक तुम मुझे मेरे घर नहीं छोड़कर आओगे, वो हठ दर्मी से बोली। तुम समझती क्यों नहीं हो मस्कान, ये मुमकिन नहीं है। शाम बेबसी से बोला। क्यों मुमकिन नहीं है? अगर तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो प्लीज, वो इल्तिजाइया नजरों से बोली। मस्कान, अब ये ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। शाम के लहजे में सख्ती दर आई थी। वो उठकर चला गया। काश शाम, मैंने तुमसे दोस्ती न की होती, मैं सबका कहा मान लेती और उस दरख्त की तरफ ना जाती। काश। वो रोते हुए माजी की यादों में गुम हो गई। आज तो केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत जबरदस्त था, कमाल पढ़ाया सर ने। मस्कान ने मुस्कुराते हुए राबिया की तरफ देखा और तस्दीक चाही। हाँ ठीक कहा, और वैसे भी तुम्हें तो केमिस्ट्री बहुत पसंद है, तो लेक्चर तो कमाल लगेगा ही। राबिया बोली। हाँ, सारी बात इंटरेस्ट की होती है, जिस चीज में बंदा इंटरेस्ट ले वो आसान हो जाती है। वो दोनों बातें करती हुई कैंटीन में पहुंच गई। आज बिल मैं पे करूंगी, रोजाना ही तुम कर देती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। राबिया ने मस्कान की पॉकेट पर हाथ रख दिया, मुबादा वो पैसे ना निकाल ले। अच्छा बाबा ठीक है, तुम कर देना। अच्छा एक बात तो बताओ मस्कान, टेबल पर कोहनियां रखकर आगे को झुकती हुई बोली। हाँ पूछो। राबिया ने उसके अंदाज को तजस्सुस से देखा। ये जो हमारे कॉलेज की बैक साइड पर दरख्त है, इसके बारे में जो बातें सुनने को आई हैं, क्या वो सच हैं? मस्कान ने आहिस्ता से पूछा। मुझे क्या पता इस बारे में, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? राबिया को शक हुआ कि कहीं ये कुछ उल्टा सीधा न करने जा रही हो। ऐसे ही क्योंकि आजकल के दौर में कौन भूत प्रेत पर यकीन रखता है। मस्कान लापरवाही से बोली। ऐसा भी तो हो सकता है मस्कान, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना और ना ही उस तरफ जाने के बारे में सोचना, समझी? राबिया ने सख्ती से कहा। नहीं, मैं क्यों जाऊंगी भला, मस्कान बोली। लेकिन वो दिल ही दिल में इरादा कर चुकी थी कि ये राज मालूम करके रहेगी। मस्कान 3 बहन भाई थे, एक भाई और 2 बहनें। बहनें दोनों बड़ी थी। मस्कान से बड़ी जरगान जो शादीशुदा थी, फिर मस्कान का नंबर था, और फिर सबसे छोटा भाई चश्मान। मस्कान के अब्बू का अपना बिजनेस था और मामा सोशल वुमेन थी, सो दोनों ही मसरूफ थे। हत्ता कि चारों की मुलाकात सिर्फ इतवार वाले दिन ही हो पाती थी। मस्कान अक्सर अंदर ही अंदर कुढ़ती जब वो अपने कॉलेज की लड़कियों को देखती कि कभी उनको लेने के लिए उनकी मामा तो कभी पापा आते हैं। वो लड़कियां उनसे अपने लाड उठवाती हैं, उसे उन पर रश्क आता, लेकिन ठंडी सांस भरकर रह जाती।
कॉलेज में उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी, राबिया, जिससे वो हर बात शेयर करती थी। लेकिन एक काम वो उससे छुप कर करना चाहती थी। उनके कॉलेज के बैक साइड पर एक दरख्त था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ भूत प्रेत का साया है और दिन के वक्त भी वहाँ कोई नहीं जाता था। मज़गान को ऐसी बातों पर यकीन न था। वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन राबिया ने उसे रोक दिया था। सो अब उसने सोचा कि राबिया को बताए बगैर वो उधर जरूर जाएगी। यार, ऐसा क्या है जो तुम मुझे इस तरह रोकती हो वहां जाने से? कुछ नहीं होता मुझे। राबिया की रोज रोज की नसीहतों से तंग आ गई मज़गान। सो आज तंग आकर बोल ही उठी, देखो मज़गान, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ और तुम्हें इसीलिए मना करती हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही? मेरी बात को समझो। राबिया सिर होकर बोली, सिर्फ एक बार, एक दफा तो प्लीज जाने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या है। वादा करती हूँ कि आइंदा फिर कभी नहीं कहूंगी। बस एक बार जाने दो प्लीज। उसने इल्तिजाइया लहजे में कहते हुए उम्मीद भरी नजरों से राबिया को देखा। राबिया ने बेबसी से उस नादान लड़की को देखा जो बच्चों की तरह वहां जाने की जिद कर रही थी। वो उसकी दोस्त थी और उसे हर किस्म की मुसीबत से बचाना चाहती थी, लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार ही ना थी। थक हार कर राबिया ने हथियार डाल दिए। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन सिर्फ 1 मिनट रुकेंगे और फिर वापस। ओह, थैंक यू सो मच। राबिया, तुम बहुत अच्छे हो। हम कल वहां जाएंगे। अब घर चलते हैं, पहले ही देर हो रही है। मज़गान के चेहरे पर वाज़े खुशी और इत्मीनान था। ओहो, डरो नहीं राबिया, आगे आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई। मज़गान ने खौफज़दा सी राबिया का हाथ पकड़ लिया और आज उनका तीसरा पीरियड फ्री था। सो मज़गान ने अपने इरादे को अमली जामा पहनाया और दोनों सबसे छुपती छुपाती कॉलेज की बैक साइड की तरफ आईं। अब वो उस दरख्त के सामने थी। राबिया तो खौफ के मारे बहुत डर रही थी, लेकिन मज़गान बड़ी दिलचस्पी से उस दरख्त को घूम घुमा कर देख रही थी। मज़गान, चलो वापस चलते हैं, मुझे खौफ आ रहा है, कहीं कोई मुसीबत गले न पड़ जाए। राबिया को रह रह कर बुरे ख्यालात आ रहे थे। यूं लग रहा था जैसे अभी कोई पीछे से आकर उसे दबोच लेगा। क्या है यार, थोड़ी देर तो रुको, देखने तो दो आखिर यहाँ है क्या। खामखा लोग झूठी कहानियां कह देते हैं और तुम भी उनकी बातों पर यकीन कर लेती हो। मज़गान मजे से बोली। दरख्त की एक टहनी नीचे की जानिब झुकी हुई थी, लेकिन फिर मज़गान की पहुंच से दूर थी। मज़गान उछल कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। राबिया के रोकने के बावजूद उसने अपनी कोशिश तर्क ना की और कई दफा की कोशिश के बावजूद वो टहनी उसके हाथ ना आ सकी। तो थक हार कर उसने गुस्से से टहनी को घूरा। अचानक ही टहनी में हरकत महसूस हुई। टहनी खुद ब खुद झुकी और मज़गान के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। मज़गान खौफजदा होकर उल्टे कदमों पीछे भागी। राबिया ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों चीखती हुई अंधाधुंध बाहर भाग गईं। वो कॉलेज की पिछली साइड वाले गेट के जरिए बाहर निकल गईं। बाहर निकलकर दोनों सांसें बहाल करने के लिए रुकी। दोनों की आंखों में खौफ की परछाइयां थी। राबिया ने गुस्से से मज़गान की तरफ देखा। मज़गान ने सर झुका लिया। राबिया ने बोलने का इरादा तर्क किया, उसका हाथ पकड़कर घर की तरफ चल दी। बहुत शौक था ना जासूसियां करने का। क्या कहती थी, लोग झूठ बोलते हैं, मैं झूठी बातों पर यकीन कर लेती हूँ। और फिर क्या हुआ, पता चल गया ना कि ये सब बकवास नहीं करते। लेकिन तुम कहाँ सुनती हो। अगर कल कुछ हो जाता। राबिया एक ही सांस में बोले जा रही थी। कल चूंकि मज़गान कुछ खौफजदा और परेशान थी, इसीलिए राबिया ने उसे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अगले दिन जैसे ही मज़गान कॉलेज आई, राबिया ने जी भर के भड़ास निकाली, जिसे मज़गान ने बहुत सब्र से सुनने के बाद कहा, कोई बात नहीं राबिया, जिंदगी में छोटे बड़े वाकयात होते रहते हैं, हमें हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। इस कदर इत्मीनान से बात करती वो राबिया को जहर लगी। उसका पारा और भी हाई होने लगा, लेकिन फिलहाल उससे कोई बात करना फजूल था। सो वो गुस्सा पीती हुई एक नजर उसे देखती हुई क्लास की तरफ बढ़ गई। मज़गान को पता था कि थोड़ी देर के बाद वो दोबारा हाजिर हो जाएगी। वो मज़गान से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती थी।
کچھ دنوں سے مزگان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے، جنہیں پہلے تو مزگان نے سرسری لیا، پھر پریشان ہو گئی۔ اسے اپنی چیزیں ترتیب سے رکھنے کی کبھی عادت نہ تھی، کوئی چیز کدھر پھینک دیتی تو کوئی چیز کدھر، لیکن اب اسے اس کی ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ملتی تھی۔ گھر میں دن کے وقت نوکروں کے علاوہ کوئی نہ ہوتا، اور ویسے بھی مزگان کے کمرے میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر یہ سب کون کرتا تھا؟ اور ایک بات، اس کا کمرہ ہر وقت ایک انجانی سی مہک کے زیر اثر تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی، لیکن کوئی بھی نظر نہ آتا۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ ماما پاپا نے گھر میں ہی ایک پارٹی ارینج کی تھی جس میں سب لوگوں کو انوائٹ کیا گیا۔ رابعہ بھی آئی تھی۔ دونوں نے مل کر خوب انجوائے کیا۔ اس کے پاس ڈھیر سارے گفٹ جمع ہو گئے تھے۔ رات گئے پارٹی کا اختتام ہوا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو وہ بھی اپنے روم میں آ گئی۔ اس نے سارے گفٹس کھول کھول کر دیکھنا شروع کر دیے۔ سبھی بہت اچھے تھے۔ دیکھنے کے بعد اس نے سارے گفٹ ایک سائڈ پر رکھے اور بیڈ کی طرف سونے کے لیے بڑھی۔ وہ بیٹھی تو اسے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگے تکیے کے نیچے کچھ رکھا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک گفٹ تھا، بہت خوبصورت، ان تمام گفٹ سے جو اس نے ابھی دیکھے تھے۔ حیرت اس بات کی تھی کہ گفٹ اسے دیا کس نے۔ اس نے ذہن پر بہت زور ڈالا تو بھی اسے یاد نہ آیا کہ کس نے اسے یہ گفٹ پیک دیا ہوا، اور اگر یاد نہ آیا تو یہاں روم میں تکیے کے نیچے کیوں تھا؟ اسے تو ان گفٹس کے پاس پڑا ہونا چاہیے تھا۔ کس نے دیا ہے؟ آخر وہ گفٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس کی سائڈ پر ایک تحریر لکھی تھی۔ وہ پڑھنے لگی، تجھے کیا خبر میرے حال کی، میرے درد میرے ملال کی، یہ میرے خیال کا سلسلہ کسی یاد سے ہے جڑا ہوا، اسے دیکھنا اسے سوچنا میری زندگی کا ہے فیصلہ، یہ اسی کی پلکوں کے سائے ہیں میری روح میں جو اتر گئے، یہ جنون منزل عشق ہے جو چلے تو جاں سے گزر گئے۔ اوہ مائی گاڈ! جیسے ہی اس نے گفٹ کھولا حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں شیشے کا بنا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت تاج محل تھا۔ اس سے نکلنے والی چمک سیدھی مزگان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اتنا خوبصورت گفٹ اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جسٹ فار یو، ایک ہلکی سی آواز کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ اچھل پڑی۔ کون؟ وہ سہم کر بولی، کون ہو تم؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن دوبارہ کوئی آواز سنائی نہ دی۔ کافی دیر تک ایک ہی پوزیشن میں وہ خوفزدہ بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اٹھی اور بھاگ کر دروازہ لاک کر لیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے کمبل منہ تک تان لیا اور اس کی آواز کے بارے میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ آج کل وہ خاصی پریشان رہنے لگی تھی۔ عجیب و غریب واقعات نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کوئی اس کے آس پاس رہتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا کبھی نظر نہیں آیا، بس محسوس ہوتا تھا۔ لیکن آج تک کبھی مزگان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس بات سے اسے کچھ اطمینان تھا، اسی لیے اس نے یہ بات کسی سے شیئر نہ کی تھی۔ اگر کرتی بھی تو سب نے اسے پاگل ہی کہنا تھا، سو اسی لیے وہ خاموش تھی۔ آج صبح اس کی طبیعت خراب تھی، سر میں شدید درد تھا۔ وہ کالج تو آ گئی لیکن جلد ہی واپس گھر آ گئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، حسب معمول انجانی سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ یہ تو اب روز کا معمول تھا، سو اس نے ابھی نوٹس لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے جوتے اتارے اور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ بے سود لیٹی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آخر تم کون ہو؟ مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے ہو؟ تم کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ پلیز ایک دفعہ میرے سامنے آؤ اور بتاؤ کون ہو تم؟ مزگان نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم
तुम डर जाओगी। अचानक एक आवाज गूंजी। मस्कान ने खौफजदा नजरों से इधर उधर देखा, फिर मजबूत होते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं डरूंगी, तुम सामने आओ। थोड़ी देर के बाद उसके पास एक धुंधला सा अक्स बनने लगा। वो अक्स वाजे होता गया। फिर उसने एक नौजवान का रूप धार लिया। वो जो कोई भी था, किसी परिस्तान का शहजादा लग रहा था। मस्कान उस बेपनाह हुस्न को टिकटिकी बांधे देख रही थी। वो हल्के से मुस्कुरा दिया और बेड पर बैठ गया। क्या हुआ? उसकी दिलकश आवाज कानों में गूंजी तो मस्कान जैसे होश की दुनिया में वापस आ गई। थोड़ी देर पहले वाली कैफियत गायब हो गई। मस्कान को खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया। मस्कान, मुझसे डरो नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तुम्हें, बल्कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं। वो दोस्ताना लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर मस्कान को कुछ हौसला हुआ। उसे लगा उसे उससे कोई खतरा नहीं। तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मस्कान ने कब से दिल में मचलते हुए सवाल को जबान दी। मैं कोहकाफ के बादशाह का अकलौता बेटा हूं और तुम्हारे पीछे इसीलिए पड़ा हूं कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम जिन हो और मैं इंसान, हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? वो हैरानी से बोली। क्यों? क्या जिन दोस्त नहीं बना सकते? उनका दिल नहीं होता? वो हल्के से हंसा। लेकिन तुम मुझे दोस्त क्यों बनाना चाहते हो? मैं तो तुम्हें पहली दफा देख रही हूँ और तुम्हारे बारे में कुछ जानती भी नहीं। वो उलझे हुए अंदाज में बोली। जब तुम पहली दफा अपने कॉलेज के बैक साइड पर लगे दरख्त की तरफ आई तो तब मैंने तुम्हें देखा और तुम मुझे अच्छी लगी। फिर मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहने लगा। मैं चाहता था कि तुमसे बात करूं, लेकिन फिर ख्याल आता कि तुम मुझे अपने सामने देखकर डर जाओगी और शायद मुझसे बात ना करो। लेकिन तुमने खुद ही इसरार किया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तुम्हारे सामने आ गया। मेरा नाम शाम है। उसने अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाया। ओह, तो तुम उस दरख्त पर रहते हो? वो गहरा सांस लेकर बोली, जैसे मामले की तह तक पहुंच गई हो। नहीं, उस दिन पहली बार मैं अपने दोस्त से मिलने वहां आया था। बताओ, करोगी मुझसे दोस्ती? उसने हाथ आगे बढ़ाया। मस्कान कुछ लम्हे तो तजब्जुब के आलम में रही और फिर कुछ सोचकर हाथ आगे बढ़ाया। शाम का चेहरा खुशी से खिल उठा। हम आज से दोस्त हैं। तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर करोगी और मैं तुमसे, ठीक है? वो खुश होते हुए बोला। ठीक है। मस्कान ने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिला दिया और उनकी ये दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। वो हमा वक्त उसके साथ रहता। दोनों ढेरों बातें करते और खूब हंसते। वो मस्कान के अलावा किसी को नजर नहीं आता था। वो शॉपिंग पर जाती तो वो भी साथ होता। उस दिन कुछ शॉपिंग की गर्ज से वो घर से निकली। रास्ते में शाम भी मिल गया। मार्केट में पहुंचकर उसने कुछ जरूरी सामान खरीदा और वापसी पर दोनों बातें करते हुए आ रहे थे कि एक जगह मस्कान रुक गई। उसने देखा कि 3-4 लड़के चादर में लिपटी एक घबराई हुई लड़की को घेरे हुए हैं। वो बदमाश हंसते हुए उस पर बेहुदा फिक्रे कस रहे थे। मस्कान को शदीद गुस्सा आया। वो उनकी तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर गुस्से से बोली, ओ मिस्टर, ये क्या हो रहा है? उन लड़कों ने मुड़कर धान पान सी लड़की को देखा जिसने बड़े चैलेंज से उनको बुलाया था। तुम कौन होती हो पूछने वाली? हम जो मर्जी करें। वो हंसने लगे। लड़की खौफजदा होकर मस्कान की तरफ बढ़ी तो उनमें से एक ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। मस्कान एक झटके से आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर रसीद कर दिया। लड़के ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और खूंखार नजरों से मस्कान की तरफ देखा और जवाब में थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो हाथ उसका फिजा में ही मुअल्लक रहा। वो कोशिश के बावजूद भी हाथ को हरकत नहीं दे पा रहा था। हैरत और खौफ से उसके पसीने छूट रहे थे। फिर उन चारों पर थप्पड़ों की बारिश होने लगी। वो बौखलाए हुए इधर उधर देखने लगे, जबकि मस्कान मजे से शाम को उन्हें मारता हुआ देख रही थी। थोड़ी देर में वो गिरते पड़ते वहां से रफू चक्कर हो गए। शाम हाथ छाड़ता हुआ मस्कान की तरफ आया। मस्कान ने तशक्कुर आमेज नजरों से उसे देखा। थैंक यू सो मच मैडम, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी इज्जत बचाई।
लेकिन मुझे अभी तक हैरत है कि ये सब कैसे हुआ। वो लड़की हैरत से मुस्कान को देख रही थी। शायद वो उसे कोई पहुंची हुई हस्ती समझ रही थी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम इस बात को भूल जाओ और इत्मीनान से अपने घर जाओ। मुस्कान ने उसे तसल्ली दी तो वो चली गई। थैंक यू शाम, अगर तुम न होते तो जाने क्या होता। मुस्कान शाम की तरफ मुड़ी। मुस्कान प्लीज, कितनी बार कहा है, ये गैरों वाले अल्फाज मुझसे मत बोला करो। शाम ने नाराजगी से कहा। अच्छा ठीक है, अब नहीं कहूंगी, चलें अब घर चलें, मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर दोनों, मुस्कान बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुस्कान जब सोने की तैयारी करने लगी तो उसकी अम्मी ने उसके कमरे में दाखिल होते हुए उसे मुखातिब किया। जी मामा बोलें। वो अगरचे अपने माँ बाप से नाखुश थी, उनकी लापरवाही पर गुस्सा थी, लेकिन फिर भी उनसे प्यार करती थी और उनकी कोई बात नहीं टालती थी। बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो और माशाल्लाह पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली है। तुम्हारे पापा और मैंने सोचा है कि तुम्हारी अब शादी कर दें। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है, तालीम याफ्ता है, अपना बिजनेस है। तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से मुस्कान की तरफ देखा। उसे मामा का अपने बारे में ये फिक्रमंदाना सा अंदाज बहुत अच्छा लगा और मामा ने पहली बार उससे कुछ मांगा था। उसे इनकार करना अच्छा नहीं लगा और वैसे भी इनकार की तो कोई वजह ही ना थी। सो वो बोली, मामा जैसे आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगता है वही करें, मुझे भला क्यों एतराज होगा। थैंक यू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि मेरी बेटी कभी इनकार नहीं करेगी। मैं अभी तुम्हारे पापा को बताती हूँ। वो खुशी से उसके माथे पर बोसा देती हुई बोली और कमरे से बाहर चली गई। मुस्कान उन्हें खुश देखकर बहुत खुश हुई। शाम एक बात बताओ। अगली शाम को शाम उससे बातें कर रहा था तो बातें करते हुए अचानक मुस्कान ने कहा, हाँ हाँ बताओ। वो हमतन गोश हुआ। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम मुझे याद करोगे? मुस्कान के शाम के चेहरे पर खोजती हुई नजरों से देखा। शाम ने चौंक कर उसे देखा। ये क्या कह रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मेरी मामा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, वो जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती है, वो मुस्कुराते हुए बोली। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या? तुम्हारी शादी? लेकिन क्यों और कब, किससे? क्या मतलब क्यों? एक ना एक दिन तो होनी ही थी। मेरे पापा के दोस्त का बेटा है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। मुस्कान ने गोया तसल्ली दी। ये तुम क्या कह रही हो मुस्कान? मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता और तुम हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो। मुस्कान ने हैरत से शाम के मुस्तरिब चेहरे की तरफ देखा। कैसी अजीब बात कर रहा था वो। शाम थोड़ी देर उसके चेहरे को देखता रहा और फिर परेशान सा होकर चला गया। मुस्कान ने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो चला गया। फिर कई दिन यूं ही गुजर गए। उसकी शादी के दिन करीब आ गए। शाम दोबारा नहीं आया। हालांकि मुस्कान ने उसका बड़ी बेचैनी से इंतजार भी किया। आज उसकी बारात थी। ब्यूटिशियन के हाथों ने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। किसी की नजर नहीं ठहर रही थी उसके चेहरे पर। कल 14वीं की रात थी। थोड़ी देर बाद बारात के आने का शोर मचा तो सब लोग नीचे चले गए। मुस्कान कमरे में अकेली रह गई। वो शीशे के सामने बैठी खुद को देख रही थी। उसे अपना आप पहचाना नहीं जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए शीशे के सामने से उठी और बेड की तरफ आई। अचानक उसके दिमाग में गुबार सा भरने लगा। सब कुछ धुंधला गया और वो बेहोश होकर बेड पर गिर गई। अरे लड़कियों जाओ, मुस्कान को ले आओ, दूल्हा तो कब का आ चुका। मुस्कान की मामा ने मुस्कान की कज़नों को हिदायत जारी की और खुद आगे बढ़ गईं। लड़कियां हंसती हुई ऊपर चली गईं। उन्हें क्या पता था कि ऊपर क्या कयामत मुंतज़िर है। थोड़ी देर बाद एक हवास बाख्ता लड़की भागते हुए नीचे आई और मुस्कान की मामा की तरफ बढ़ी और उनके कान में कुछ कहा तो वो परेशान हो गई, ऊपर की जानिब भागी। थोड़ी देर बाद शोर मच गया। मुस्कान घर से गायब है। सब लोग कह रहे थे कि लड़की भाग गई अपने आशिक के साथ। मुस्कान की मामा का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें अपने स्टेटस की फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। उनकी बेटी भाग गई है, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। काश मुस्कान तुम पैदा होते ही मर गई होती। आहिस्ता आहिस्ता सारे मेहमान सरगोशियां करते हुए निकल गए।
बारात वापस चली गई। मजगान के पापा गुस्से से इधर उधर टहल रहे थे। उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी और साथ ही ये भी हुक्म दिया था कि अगर वो लोग मजगान और उसके साथ जिसको भी देखें वहीं गोली मार दें। उनकी बेटी ने उनकी इज्जत खाक में मिला दी है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। आहिस्ता आहिस्ता उसे होश आ रहा था। होश में आने के बाद उसने इधर उधर देखा तो खुद को एक नामानूस सी जगह पर पाया। वो एकदम से उठ खड़ी हुई। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? वो खुद कलामी से बोली और इधर उधर देखने लगी। ये एक कमरा था, बहुत ही खूबसूरत, जैसे किसी शहजादे के महल का कोई खूबसूरत सा कमरा हो। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा शायद बाहर से बंद था। उसने दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाना शुरू किया। कोई है तो प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कौन हो तुम लोग? प्लीज दरवाजा खोलो। वो जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी ना था। थक हार कर वो नीचे बैठ गई और रोने लगी। ये तो उसे मालूम हो गया था कि वो अगवा हो चुकी है, लेकिन किसने किया है ये पता ना था। उसे रह रहकर घर का ख्याल आ रहा था। पता नहीं क्या हाल होगा मामा का, पापा का। आज तो मेरी शादी थी, लोग क्या कहेंगे? दुल्हन भाग गई, मामा पापा ने लोगों को क्या जवाब दिया होगा? उसके रोने में मजीद इजाफा हो गया। अचानक उसको अपने कांधे पर दबाव महसूस हुआ तो तेजी से पीछे मुड़ी और हैरत का एक झटका लगा उसे। शाम, तुम मुझे यहाँ लाए हो, मेरे घर से उठाकर? वो हैरत और बेयकीनी के आलम में उसे देख रही थी। मजगान, मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो जज्बाती हो रहा था। तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुम ही मेरे दुश्मन निकले। वो शदीद गुस्से के आलम में अपनी सारी नफरत उगल रही थी। शाम चुपचाप सुनता रहा और फिर उठकर बाहर चला गया। मजगान उठो। शाम उस पर झुका हुआ उसे झंझोड़ रहा था। हाँ, वो कर्रा रही थी। नकाहत की वजह से उठा नहीं जा रहा था। 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। शाम उसकी यह हालत देखकर तड़प गया। मजगान, प्लीज उठो, खाना खा लो। देखो, तुम्हारी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। प्लीज कुछ तो खा लो। मजगान को खुद भी लग रहा था कि अगर उसने कुछ ना खाया तो वो वाकई मर जाएगी। सो चुपचाप आहिस्ता से उठी और शाम ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाना चाहा। उसने हाथ झटक दिया और खुद से खाने लगी, लेकिन जल्द ही हाथ रोक लिया। शाम उसे देख कर रह गया। क्या हाल कर दिया है मैंने इसका? क्या ये मेरी मोहब्बत है? मैं कितना खुदगर्ज हूँ, लेकिन क्या करूँ? उसके बगैर जी भी तो नहीं सकता ना। वो सोचते हुए वहां से चला गया। उसके साए में मेरे ख्वाब दहक उठे। उसे कितने ही दिन गुजर गए यहाँ आए हुए, लेकिन उसने शाम से बात तक न की थी। वो जब भी आता मजगान नफरत से मुंह मोड़ लेती। वो होंठ भींचता हुआ चला जाता। वो एक ही कमरे में बंद होकर रह गई थी। घुटन महसूस करके आज वो जी कड़ा करके बाहर निकल आई। शाम उसे कई दफा घर दिखाने की ऑफर कर चुका था, लेकिन वो तो उससे बात भी करना पसंद नहीं करती थी। उसके साथ उसका घर कैसे देखती? घर से बाहर निकलने से शाम ने सख्ती से मना कर रखा था। उसका कहना था कि बाहर घना जंगल है और जंगल में जंगली जानवर। मजगान का इरादा बाहर जाने का था। वो शायद हालात के साथ समझौता कर चुकी थी। जानती थी कि अब शायद कभी माँ बाप से नहीं मिल सकेगी। वो जैसे जैसे घर देखती जा रही थी हैरान होती जा रही थी। बहुत ही खूबसूरत महल था। गुमान होता था जैसे कोई ख्वाब हो। वो चलती हुई जा रही थी और बाहर आ गई। हैरत की बात ये थी कि उसे घर में अपने अलावा कोई भी दिखाई न दिया। बाहर आकर उसने मुड़कर देखा तो उसे हैरत का एक झटका लगा। ये तो वही महल था जो मुझे गिफ्ट में मिला था। तो शाम ने ये घर उसी के लिए बनवाया था। वो सोचती हुई आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। आगे क्या है वो देखना चाहती थी। जंगल में हल्की हल्की धुंध और तारीकी थी। मुकम्मल सन्नाटा था। मजगान को इस कदर खामोशी से खौफ आने लगा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। पत्तों की सरसराहट महसूस हुई तो उसका दिल खौफ से उछलकर हलक में आ गया। उसने
मुड़ कर देखा तो अचानक ऊपर से किसी ने छलांग लगाई और मज़गान पर हमला कर दिया। मज़गान ने जोरदार चीख मारी और वापस घर की तरफ भागी। खूंखार भेड़िया उसके पीछे था। कहाँ तक भागती? कहाँ वो खूंखार भेड़िया और कहाँ वो नातवां सी लड़की। भेड़िया बिल्कुल उसके सर पर पहुंच गया। वो जैसे ही मज़गान पर झपटा, एक जोरदार कुव्वत ने उसे पीछे की तरफ पटक दिया। मज़गान ने देखा तो वो शाम था, जिसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। उसने इसी अंदाज में भेड़ियों को 2-3 दफा उठाकर पटका। भेड़िया नीचे गिरकर कराहने लगा। शाम अपने दाएं हाथ की उंगलियां उसकी तरफ की। उंगलियों में से तेज चुआएं नमूदार हुई, जिन्होंने भेड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। आग भेड़ियों को बुरी तरह जला रही थी। शाम इधर से फारिग होने के बाद मज़गान की तरफ मुड़ा। तुम्हें कहा था ना कि जंगल की तरफ नहीं आना, फिर भी तुम। वो कड़े तेवरों से उसे देख रहा था। मज़गान पहले ही खौफजदा थी और सहम गई। शाम को उसकी हालत पर हंसी भी आई और प्यार भी। चोट तो नहीं आई ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? वो फिक्रमंदाना लहजे में बोला। अच्छा होता मैं मर जाती, तुमसे तो जान छूटती। वो बेरहमी से बोली। शाम ने दुख से उसे देखा और चुपचाप उसे लिए घर की तरफ रवाना हो गया। तुम्हें शौक है ना जंगल देखने का? चलो मैं दिखाता हूँ, शाम खुशगवार मूड में बोला। और ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि जब मज़गान चुपचाप उठकर उसके साथ चल पड़ी। वो हैरत और खुशगवारी के एहसास में घर से उसे लेकर जंगल की तरफ आया। दोनों साथ साथ चल पड़े। शाम चाहता था कि वो उससे बातें करे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। चलते चलते दोनों काफी दूर निकल आए। जंगल काफी घना था। चलते चलते मज़गान एकदम से रुक गई और शाम की तरफ देखने लगी। फिर बोली, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जहां तुम्हारी नफरत की इंतहा होती है, वहां से मेरी मोहब्बत की इब्तदा होती है। शाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज वो मुसलसल शाम को हैरान करने पर तुली हुई थी। तो फिर मेरी एक बात मानोगे? उस शाम की तरफ देखते हुए बोली। तुम बोलो तो सही। मज़गान, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। शाम ने उसके हसीन चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। तो फिर तुम मुझे वापस छोड़ाओ मेरे घर, वो स्पार्ट लहजे में बोली। शाम ने एकदम से सर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर फैला कर्ब और इस्तराब देखकर मज़गान ने नजरें झुका ली। बोलो, कर सकते हो ऐसा? वो एक बार फिर बोली। शाम ने खामोशी से सर झुका लिया। वो एकदम से बेचैन हो गया। बोलते क्यों नहीं? बोलो, कर सकते हो ऐसा? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यही कहोगे ना? ठीक है, तुम ना करो, ये काम मैं खुद ही कर लूंगी। ये कहकर मज़गान ने एक तरफ अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। शाम उसे इस तरह अचानक हरकत में देखकर बौखला गया। उसे पीछे से आवाजें देते हुए उसके पीछे भागा। मज़गान भागती चली जा रही थी। काफी दूर भागने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो शाम उसके पीछे था। वो फिर से तेजी से भागते भागते आगे जा रही थी कि उसे एक झटका लगा। किसी ने मजबूती से उसे थाम लिया। वो खौफजदा हो गई। शाम, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये कहते हुए उसने जैसे ही उस पकड़ने वाले को देखा तो उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। इंतहाई करी शक्ल का एक लंबा चौड़ा देव हैकल शख्स उसे जकड़े हुए था। शाम! वो जोर से चीखी और शाम जहां खड़ा था वहीं रुक गया। वो हैरत से उस शख्स को देख रहा था। मज़गान बुरी तरह से उसके बाजुओं में जकड़ी हुई थी। वो मचल मचल कर अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और शाम को मदद के लिए पुकार रही थी। ज़कुआन, तुम? शाम की हैरत में डूबी हुई आवाज उभरी। हाँ शाम, मैं। तुम क्या समझे थे कि किसी को पता नहीं चलेगा और तुम एक लड़की से प्यार करते हो और इससे शादी करने वाले हो? तुमने हमारे कबीले की रवायत को तोड़ा है। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। ज़कुआन निहायत ही गुस्से से बोला। ज़कुआन शाम वगैरह के कबीले की फौज का सिपाही सालार था। शाम अपने माँ बाप की शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था। सो जब शाम पैदा हुआ तो बहुत खुशियां मनाई गई। हर किसी को शाम से बहुत प्यार था। आखिर को उनके बादशाह की अकलौती औलाद थी। फौज का सिपाही सालार शुरू ही से शाम के खिलाफ दिल में कदूरत रखता था। वो समझता था कि अगर शाम पैदा ना हुआ होता तो कोह काफ के बादशाह की सारी दौलत का
وہ اکلوتا وارث ہوتا، لیکن شام کی وجہ سے اس دولت سے محروم ہو گیا۔ اس نے شام کو مارنے کے کئی طریقے آزمائے لیکن ناکام رہا۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ شام کسی انسانی لڑکی سے پیار کا سلسلہ چلا رہا ہے تو وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا، اور آج اس کو یہ موقع مل گیا۔ سو شام کو مارنے کا ذکوان کے پاس یہ اچھا موقع تھا جو اسے دوبارہ نہیں ملنا تھا۔ ذکوان، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے مارو گے؟ شام حیرت سے بولا۔ ہاں، تمہیں ماروں گا۔ میں تو شروع ہی سے تمہارے خلاف رہا ہوں، تمہیں مارنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی لیکن ناکام رہا۔ تم کوہ کاف کی ساری دولت پر ناک بن کر بیٹھے ہو۔ آج تم زندہ نہیں رہو گے، پھر اس ساری دولت کا، پورے کوہ کاف کا میں بادشاہ ہوں گا، میں۔ وہ کہا لگانے لگا۔ ذکوان نے مژگان کو ایک طرف دھکا دیا اور شام کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر آ گیا۔ شام ابھی تک شوق سے نہیں نکلا تھا، سو اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، اور ذکوان نے تیزی سے خنجر شام کے پیٹ میں اتار دیا۔ شام کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس کی چیخ کے ساتھ ہی مژگان کی بھی ایک زوردار چیخ ابھری۔ شام نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ مژگان چیختی ہوئی شام کی طرف بھاگی۔ اس کے پاس پہنچ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور اسے آوازیں دینے لگی، اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ذکوان نے مژگان کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ شام، شام پلیز مجھے بچا لو شام، مژگان روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ ذکوان اسے کھینچتا ہوا ایک کھائی کے قریب لے آیا۔ اچانک مژگان کا ہاتھ کسی نے مضبوطی سے پکڑا۔ ذکوان کا منہ دوسری طرف تھا۔ اس نے مژگان کو کھینچ کر کھائی میں پھینکنا چاہا لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ شام، مژگان زور سے چیخی۔ شام نے زوردار جھٹکے سے مژگان کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے زخم سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ شام نے ذکوان کو گردن سے پکڑا اور اوپر اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا۔ وہ تڑپنے لگا۔ شام نے ایک نظر اسے دیکھا، مژگان کو ساتھ لیے چل پڑا۔ شام، ہٹ جاؤ! اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ شام پھرتی سے مژگان کو لے کر ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ تیزی سے آتا ہوا آگ کا گولا سیدھا گزر گیا۔ شام جلدی سے سامنے آیا اور ذکوان دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن اچانک وہاں شام کا باپ نمودار ہوا۔ جیسے ہی ذکوان نے آگ کا گولا شام کی طرف پھینکا، شام کے باپ نے اسے خبردار کیا اور ذکوان کی طرف اپنا ہاتھ کر کے اسے زور سے جھٹکا دیا تو اس میں سے تیز شعائیں نکلیں اور ذکوان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ذکوان کا جسم جلنے لگا۔ شام بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آیا اور ان سے لپٹ گیا۔ بابا جان، آپ یہاں کیسے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بیٹا، ہم کوہ کاف کے بادشاہ ہیں اور ہمیں پل پل کی خبر رہتی ہے، تم ہمیں بے خبر سمجھتے ہو؟ وہ خفگی سے بولے۔ نہیں بابا جان، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا آپ آ گئے، اس شیطان کا خاتمہ ہو گیا۔ شام اطمینان سے بولا۔ ارے، تمہارا زخم گہرا ہے، ایک منٹ رکو۔ شام کے بابا نے اپنا ہاتھ شام کی طرف کر دیا۔ شعائیں زخم پر پڑیں اور زخم لمحہ بھر میں غائب ہو گیا۔ ہاں بھائی، بہو کو بھی لے چلو، وہ خوشی سے بولے۔ بابا پلیز آپ چلے، میں آتا ہوں۔ شام ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا بیٹا؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشان ہو گئے۔ ہاں بابا، خیریت ہے، آپ گھر چلیں۔ وہ کچھ پریشانی سے وہاں سے چلے گئے۔ شام نے کچھ لمحے درخت کے پاس کھڑی مژگان کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شام اس کے قریب ہوا۔ تمہیں واپس جانا ہے نا اپنے ماں باپ کے پاس؟ چلو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شام نے مژگان کا ہاتھ پکڑا۔ مژگان نے بولنا چاہا لیکن اسے موقع نہ مل سکا۔ چند لمحوں میں وہ اپنے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ جاؤ اپنے گھر، شام نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ عجیب سی کشمکش کی حالت میں اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آگے بڑھی۔ اس کے ماما پاپا باہر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر مژگان پر پڑی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ مژگان روتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہیں رک جاؤ، اس کے پاپا کی زوردار آواز لاؤنج میں گونجی۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ یہاں پہلے ہی تمہاری وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہو چکی ہے، اب کیا تماشا دیکھنے آئی ہو ہماری عزت کا جو تم نے 4 چاند لگائے تھے؟ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اسی کے ساتھ جس کے ساتھ اس گھر سے بھاگی تھی۔ اس کے پاپا چیخے۔ پاپا نہیں، میری بات سنیں،
میں بھاگ کر نہیں گئی تھی، میری بات تو سنیں۔ بس میں نے کہہ دیا، مجھے کچھ نہیں سننا، ہمیں رسوا کر دیا۔ وہ دھکے دیکھ کر اسے نکالنے لگے۔ وہ اس کی شکل تو کیا، اس کا سایہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ملازم دوڑتا ہوا آیا اور مژگان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر باہر نکالنے لگا۔ وہ تڑپنے لگی۔ اس نے اپنا آپ ملازم سے چھڑوایا اور پاپا کے قدموں میں گر گئی۔ پاپا پلیز میری بات سنیں۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے پاپا نے نفرت سے اسے دیکھا اور غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ مژگان نے ماما کی طرف دیکھا، وہ بھی رخ موڑ کر وہاں سے چلی گئی، جیسے اس سے کسی کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رشتے اس طرح بھی بدل جاتے ہیں، خون اس طرح بھی سفید ہو سکتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آنے لگی۔ وہ باہر نکل کر رو رہی تھی۔ دیکھ لیا تم نے اپنا کو، بہت یاد کرتی تھی نا، انہیں تم سے زیادہ اپنا اسٹیٹس عزیز ہے۔ مژگان نے شام کی طرف دیکھا اور اپنے آنسو پوंچھنے لگی۔ میں بہت بری ہوں شام، میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہارے قابل نہیں ہوں، مجھے مر جانا چاہیے، ہاں مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ جوش سے کہتے ہوئے ایک طرف جانے لگی جب شام نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا پاگل پن ہے مژگان، جب تم کو مجھ سے نفرت تھی تب برا کیا تھا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب جب تمہیں لگا کہ میں اچھا ہوں تو اب میرے ساتھ برا کرنے جا رہی ہو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے میں الجھتے ہوئے بولا۔ اب میں نے کیا برا کیا ہے؟ مژگان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مرنے جا رہی ہو، یہ کیا میرے ساتھ اچھا کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو، پھر اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ شام نے بے بسی سے اسے کہتے ہوئے بولا اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ آئی ایم سوری شام، میں تمہیں ہمیشہ دکھ ہی دیتی ہوں نا، کبھی کوئی خوشی نہیں دے سکی۔ میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، مژگان نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ نہیں مژگان، تم بہت اچھی ہو، میرے دل سے پوچھو، اس اچھائی کا ثبوت تمہیں ابھی دینا ہوگا۔ شام پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیسا ثبوت؟ وہ حیران ہوئی۔ میرے ساتھ چلو، میرے نگر، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، پیار ہی پیار ہے، چلو گی نا میرے ساتھ؟ اس نے امید بھری نظروں سے مژگان کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے شام، میں خود کو اس قابل تو نہیں سمجھتی کہ تم جیسے عظیم شخص کی ہمراہی میں چلوں، لیکن اسے اپنی خوش قسمتی ضرور سمجھوں گی، مژگان نے کہتے ہوئے شام کا ہاتھ تھام لیا۔ تھینک یو مژگان، تم نہیں جانتی ہو کہ میں آج کتنا خوش ہوں۔ آج مجھے میری منزل مل گئی ہے جس کے پیچھے میں بہت خوار ہوا ہوں۔ شام خوشی سے جھوم اٹھا اور دونوں اس نگر چل پڑے جہاں خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ مژگان نے شام کی طرف دیکھا اور دھیرے سے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔